वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ये हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का टॉपिक है, ठीक है। एंड मैंने ना आपको एक रील पोस्ट करी थी, ठीक है। वो शायद शॉर्ट्स बोलेंगे, यूट्यूब में तो शॉर्ट्स होते हैं। एक शॉर्ट्स पोस्ट करा था, उसमें लिखा हुआ था कि मॉडर्न फिज़िक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दो। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ शॉर्ट, इट इज़ ईजी टू लर्न, एंड सेकेंड ऑफ ऑल इसका जो वेटेज होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज, वेव का वेटेज, ऑप्टिक्स का वेटेज, सेमीकंडक्टर का एक ही क्वेश्चन आता है, वैसे एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन ही आता है। लास्ट ईयर शायद एक या दो आया था, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। तो इन सब से ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंड दे आर इंटर रिलेटेड। जो ये 3 चैप्टर्स है ना, डुअल नेचर, न्यूक्लियाई और एटम, दे आर इंटर रिलेटेड। तो इनसे ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल वेटेज ज़्यादा है। और आप नीट के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं? पहले आप बायो कर लेते हो, फिर आप केम कर लेते हो, फिर फिज़िक्स करते हो, ठीक है। तो फिज़िक्स जब करोगे ना, तो फिज़िक्स में सबसे पहले मॉडर्न फिज़िक्स कंप्लीट कर लो, क्योंकि अब धीरे धीरे ऐसे इजी चैप्टर्स हाथ में रख लोगे ना, ऐसे मॉडर्न फिज़िक्स रख लिया, फिर वेव रख लिया, फिर सेमीकंडक्टर रख लिया, फिर आपको टेंशन नहीं होगी आगे, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। एंड ये सब हाथ में रह लेगा ना, ये सब इफ़ यू कीप इट ऑल इन योर हैंड्स देन यू वोंट स्ट्रगल अहेड, ठीक है। अगर ये सब को रख लो और बाकी जो मुश्किल टफ चैप्टर्स है ना उसको छोड़ दो। अभी पहले इजी चीज़ें कर लो, एटलीस्ट तुम्हारा सिलेबस तो थोड़ा बहुत कंप्लीट होगा ना। टफ़ चीज़ें पहले छोड़ दिया करो, सबसे पहले इजी चीज़ें करते हैं, ठीक है। सिलेबस तो कंप्लीट हो। और वैसे जो भी मैं चैप्टर करवाऊँगी, न्यूक्लियाई करवाऊँगी, एटम्स करवाऊँगी, अभी डुअल नेचर पढ़ा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पहले पढ़ाऊँगी। वाई? बिकॉज लेक्चर की स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जब पढ़ लेते हो ना, तो वो चीज़ ज़्यादा आपको अफेक्ट करता है, वो चीज़ आपके दिमाग में घुस जाता है। लेक्चर के एंड तक आपकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। बहुत बच्चों की कैपेसिटी नहीं ख़त्म होती, वो बच्चे इंटेलिजेंट बच्चों में आते हैं। बट अगर आप इंटेलिजेंट बच्चे नहीं हैं एंड अगर आपकी कैपेसिटी थोड़ी लेस है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कर लेते हैं, लास्ट में लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नीट में नहीं आता, वो बस लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं, विच वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय हाइनरिक हर्ट्ज़। हाइनरिक हर्ट्ज़ ने ऑब्जर्व किया था, ही कैनॉट एक्सप्लेन इट। तो एक्सप्लेन किसने कर दिया था? एक्सप्लेन आइंस्टाइन जी ने कर दिया था। आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ही सेड दैट लाइट हैज़ फोटॉन्स। ही सेड दैट लाइट, that is visible light, they have energy packets, they have packets, ऐसे करके packets होते थे, and these energy packets are called photons. photons are what? they are electrons basically, but जब वो light से निकलते हैं ना तो उनको हम photons बोलते हैं, and वो photons energy packets होते हैं, उसी में electrons भरे हुए रहते हैं, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ अ phenomenon where electrons are ejected, they are just ejected, they do not move, they do not fly, they do not have kinetic energy, they do not have velocity, they just stay ejected from a metal surface when light of sufficient frequency falls on it. Okay, it is only ejected when sufficient frequency called the threshold frequency falls on it, which is called the minimum frequency required to emit the electrons. Okay students, ठीक है। तो the threshold frequency से अगर कोई कम frequency है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। इससे कम अगर कोई फ्रीक्वेंसी है ना, इसमें नहीं होंगे। अगर इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसमें हो जाएंगे। वाई? बिकॉज दिस इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगर आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक तो इजेक्ट भी होंगे, दे विल फ्लाई ऑल्सो। ओके, दे विल फ्लाई, मूव, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, जो भी बोलो, it will happen, and this will only happen when the frequency is greater than the threshold frequency. Okay students, तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं वर्क फंक्शन पे। वर्क फंक्शन क्या होता है? इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। ऑफ कोर्स एनर्जी किससे एसोसिएटेड होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट से। और
इस वर्क फंक्शन को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 के मीटर स्क्वायर kg पर सेकेंड। ये पूछा जाता है, ये मैंने इसलिए यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि ये पूछा जाता है नीट में। ये आपको ऑप्शंस दे देंगे 4 या फिर मैच द फॉलोइंग करवा देंगे, कुछ भी कराएंगे, बट आपसे यूनिट ज़रूर पूछ लेंगे। डायमेंशनल फार्मूला भी पूछ सकते हैं, यूनिट भी पूछ सकते हैं, तो दोनों याद रखिए, डायमेंशनल फार्मूला भी और यूनिट भी, ठीक है। देन इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, ब्राइटनेस एंड डिमनेस। तो जब फ़ोन की जो ब्राइटनेस आप ज़्यादा कर देते हो, फ़ोन की ब्राइटनेस उसको लेस कर देते हो, तो जब ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाती है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। और जब डिम हो जाती है तो इंटेंसिटी डिक्रीज़, सिंपल। तो जब इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो गया यहाँ पे, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड विल ऑल्सो इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड विल ऑल्सो इंक्रीज। जैसे इंटेंसिटी अगर 5 है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड भी 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इंटेंसिटी बढ़ा तो 6 इलेक्ट्रॉन, और इंटेंसिटी बढ़ा तो 7 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इंटेंसिटी बढ़ा तो 8। तो आप इंटेंसिटी बढ़ा और इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, इंटेंसिटी बढ़ा इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, इंटेंसिटी बढ़ा इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड भी बढ़ेंगे। तो दिस इज़ द डिपेंडेंसी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, the minimum negative potential applied to the collector plate just enough to stop the fastest moving photoelectrons from reaching it, जिससे फोटो करंट ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। बेसिकली इन्होंने क्या बोला, तो हमारा जो आइडियल सिचुएशन है उसमें सेटअप क्या होता है? उसमें सेटअप होता है कि ये मेटल प्लेट है, उसमें हम बीम डाल रहे हैं लाइट का, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, हम यहाँ पे फोटॉन्स डाल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होकर यहाँ पे बैठ गए, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे ना, तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं ये जाके इसके पास जाके चिपकने लगेंगे। वाई? बिकॉज दिस इज़ नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। एंड यहाँ पे हमने एनोड लगा रखा है, पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रखा है, तो नेगेटिव विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल, एंड द स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स will also go to the anode when potential is increased। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना भी नहीं चाहते, जब पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो वो भी मूव करके यहाँ पे चिपक जाएंगे। ये है हमारा आइडियल सिचुएशन। लेकिन जब स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ना, हमें अप्लाई करना होता है विच इज़ द नेगेटिव पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। मतलब जो कलेक्टर प्लेट होता है ना, यहाँ पे जो कलेक्टर प्लेट था वो पहले पॉजिटिव था, यहाँ पे हम कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव कर देते हैं। सो बाय दिस they repel electrons instead of attracting it, ठीक है स्टूडेंट्स। तो they start repelling electrons। अब जिस इलेक्ट्रॉन में, जैसे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 में से जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा उसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, तो उस काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप करने के लिए हमें और नेगेटिव करना पड़ेगा पोटेंशियल की, भाई और धक्का दो और धक्का दो और नेगेटिव करो, कीप इट मोर नेगेटिव। तो उस चीज़ को हम, उस मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। जिससे हमारा फोटो करंट ज़ीरो हो जाता है, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन स्टॉप मूविंग। इसके नेगेटिव पोटेंशियल, इसके रिपेल की वजह से, ये रिपेल करता है, उस चीज़ की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे थम जाते हैं, दे डोंट मूव फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, दे डोंट मूव फॉरवर्ड एंड दे स्टॉप हियर। तो इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का वन मोर डेफिनेशन। It is the voltage that measures the maximum kinetic energy of the electrons। तो मैंने बताया कि यहाँ पे kinetic energy आएगा। Why kinetic energy क्यों आएगा? मैंने आपको ऊपर बताया था, जब थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा कोई फ्रीक्वेंसी आती है तो इलेक्ट्रॉन्स, स्केल आ गया, इलेक्ट्रॉन्स गेन
काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो दे विल गेन काइनेटिक एनर्जी एंड इट विल मेजर द वोल्टेज, द वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वोल्टेज है, वर्क डन बाय द वोल्टेज टू स्टॉप द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो के ई मैक्स इक्वल्स टू ई वी नॉट हो जाता है। समझ आया ना आपको? मैं एक और बार समझा देती हूँ। जो ये मेटल प्लेट है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं एंड दे हैव अ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी और दे हैव अ पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी। ऑफ कोर्स any entity has a potential energy, even electrons have potential energy, and when they start moving they have a kinetic energy, but these electrons they want to move, of course they want to move, ठीक है, they want to move, but यहाँ पे जो हमारा कैथोड का कलेक्टर प्लेट है they are not letting them move, they are repelling all those electrons। तो इसको जितना नेगेटिव करेंगे, जितना नेगेटिव की तरफ पुश करेंगे उतना रिपेल करेगा, ठीक है। तो उस मिनिमम नेगेटिव को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम इस ग्राफ पे आ जाते हैं। दिस इज़ द नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब नेगेटिव की जगह जब लेस नेगेटिव होने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे। देखो फोटो करंट मूव कर रहा है, फोटो करंट इंक्रीज हुआ, ये रहा फोटो करंट इंक्रीज हुआ एंड दिस इज ऑल्सो बिकमिंग लेस नेगेटिव, ठीक है। वोल्टेज इज ऑल्सो बिकमिंग लेस नेगेटिव। तो जैसे ही वोल्टेज ज़ीरो हो गया तो फोटो करंट भी इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो मूविंग। वोल्टेज ज़ीरो है यहाँ पे, ज़ीरो, तो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो मूविंग। वोल्टेज जब प्लस में चला गया, प्लस में चला गया तो एक पॉइंट आ गया यहाँ पे वेयर द करंट इज सैचुरेटेड, सैचुरेशन करंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे करंट मैक्सिमम है और इससे ज़्यादा करंट बढ़ेगा ही नहीं, बिकॉज अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी इंटेंसिटी ने निकाले हैं तो चौथा इलेक्ट्रॉन जब पहुँच गया अपना कलेक्टर प्लेट में, उससे ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं ना। तो उस चौथा इलेक्ट्रॉन को पहुँचने को हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं। वो तब आता है जब ज़ीरो से बढ़ के पॉजिटिव क्या हो गया, ज़ीरो से बढ़ के पॉजिटिव की तरफ चला जाता है, ज़ीरो से बढ़ के पॉजिटिव की तरफ वोल्टेज चला जाता है एंड द फोटो करंट इंक्रीजेस एंड रीचेज अ सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक है स्टूडेंट्स। सैचुरेशन करंट मैंने यहाँ पे पढ़ा है, आपको आगे और पढ़ाऊँगी। तो पहले हम ये देख लेते हैं के ई मैक्स, ठीक है। ई वी नॉट हो गया, के ई मैक्स का फॉर्मूला ये भी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जिससे वी की वैल्यू ये आ गई। एम ई क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम्स में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आ जाता है कभी कभी क्वेश्चंस में, इजी क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। एनीवेज, फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या रिलेशन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स दे विल गेन वेलोसिटी, दे विल हैव वेलोसिटी। इसका मतलब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल लगेगा, उतना ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगेगा उसको स्टॉप करने के लिए, राइट। नेगेटिव पोटेंशियल ही तो होता है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो उतना ज़्यादा जितना नेगेटिव पोटेंशियल उसको रिपेल करना पड़ेगा ना, जितना वेलोसिटी उसका इंक्रीज़ होगा उतना नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए उसको रिपेल करने के लिए, राइट। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो अपना नेगेटिव पोटेंशियल भी बढ़ेगा, दैट इज इट विल गो टूवर्ड्स मोर नेगेटिव। ये ज़ीरो की तरफ नहीं आएगा ये, और जैसे अगर पहले -6 है तो बाद में -8 हो जाएगा, फिर -10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं इसके ग्राफ पे। क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुआ, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ा, यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ा, थ्रेशोल्ड के बाद और फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा। तो इसका जो स्लोप होता है ना, इसको हम बोलते हैं h/e। h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, e इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये मेटल ए का है और ये मेटल बी का है, और ये जो है ना मेटल बी का थ्रेशोल्ड ये है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अगेन
एक प्रॉपर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। सिमिलरली ये आपका यहाँ पे ग्राफ हो गया। ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम है, इट्स जस्ट ये डिफरेंट इंटेंसिटीज़ पे दे रखा है और यहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पे दे रखा है। दैट इज़ फ्रीक्वेंसी जितना इंक्रीज़ करेगा उतना नेगेटिव पोटेंशियल लगेगा। मैंने यहाँ पे भी बताया था आपको। हाई फ्रीक्वेंसी मीनिंग हाई एनर्जी ऑफ फोटोन, मीनिंग kinetic energy increases and more stopping potential required to stop the emitting electron। ठीक है, saturation current होता है जो मैंने आपको बताया, it is the maximum current in fixed intensity। सपोज अगर एक इंटेंसिटी 4 की दे रखी है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, तो जब चौथा इलेक्ट्रॉन पास कर जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट के पास आ जाएगा ना, तो वो सेचुरेशन करंट आ जाएगा। इससे ज़्यादा करंट पास नहीं हो सकता, सेचुरेट हो चुका है, उसको हम बोलते हैं सेचुरेशन करंट विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। देखा, जितना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करोगे उतना ढीठ से ढीठ इलेक्ट्रॉन्स भी जंप होके कलेक्टर प्लेट के पास चला जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसमें जो वो बताता है कि जो के मैक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल के के हमने कितने फॉर्मूलास पढ़े, एक तो हाफ mv² पढ़ा, एक हमने पढ़ा के का EV0। ठीक है, अब के का हमने h न्यू भी पढ़ा था, वर्क फंक्शन पढ़ा था h न्यू नॉट। ठीक है, तो के का h न्यू माइनस h न्यू नॉट, दिस इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अप्लाइड, दिस इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दिस इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अप्लाइड। तो इस फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी को जब हम माइनस करेंगे तो आपका के मैक्स निकलेगा। के एंड फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो भी लीनियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आ जाते हैं पार्टिकल नेचर में। पार्टिकल नेचर क्या है, इट वॉज गिवन बाय आइंस्टाइन, जो हमने फोटोन के बारे में दे ही रखा था। उसकी एनर्जी h न्यू बता दी थी। न्यू क्या होता है, न्यू होता है c/λ। ये हमने ऑसिलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था शायद, मेरे को याद नहीं किस चैप्टर में, बट न्यू इज इक्वल टू c/λ ये पढ़ा था। मोमेंटम होता है p हमारा, इसका फॉर्मूला ये दे रखा है। एक और चीज़ बतानी है, दैट फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, photons are electrically neutral, that is they are not deflected by electric or magnetic fields। एंड फोटोन और इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन होता है ना, दैट इज़ ये मेटल प्लेट है एंड फोटोन यहाँ पे लग के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है। ठीक है, ये कोलाइड कर रहा है, तो इनको इस कोलिजन में टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। अगर कंजर्व नहीं होता ना तो ये पूरा सेटअप अनस्टेबल होता। ठीक है, तो इसमें हमको ये याद रखना है कि टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड। कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है ना, कॉम्पटन इफेक्ट ने भी पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो लोगों ने, कॉम्पटन और एक आइंस्टाइन, दोनों ने बताया था। कॉम्पटन इफेक्ट ये होता है, बेसिकली कुछ नहीं होता। कॉम्पटन इफेक्ट का यही क्वेश्चन आता है कि क्या एक्सप्लेन करता है, ये पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन करता है। ठीक है, कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या होता है, बेसिकली एक फोटोन को इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करा देते हैं, जिसमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड होता है, कोलाइड करा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, फोटोन इधर चला जाता है, बस कुछ नहीं है। यही आपका कॉम्पटन इफेक्ट है और यही पूछा जाता है, इससे तो कुछ नहीं पूछा जाता। वेव नेचर किसने बताया था, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ने आपको वेव नेचर बताया था, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें से वेवलेंथ होती है हमारी, वेवलेंथ दे रखा है h/p, p होता है हमारा मोमेंटम, p का फॉर्मूला होता है mv। मोमेंटम याद है ना, हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, m1 v1 m2 v2 ये वाला। तो p इज इक्वल टू mv और लैम्डा इज इक्वल टू c/न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू c/λ हमने पढ़ा था, तो लैम्डा इज इक्वल टू c/न्यू, सिंपल सी बात है। तो इसके बाद जो ये दोनों फॉर्मूलाज है, ये जो समरी होता है ना आपका फिज़िक्स की बुक के पीछे, समरी में लिखा होता है ये सारा जो भी फॉर्मूलाज है। तो ये फॉर्मूला मैंने तो ऊपर भी पढ़ा रखा है, बट यहाँ पे मैंने जस्ट इन केस लिख दिया, क्योंकि 25 क्वेश्चंस हमको करने हैं बाद में। 25 क्वेश्चंस के लिए ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, और वो 25 क्वेश्चंस मैं इस लेक्चर के बाद कराऊंगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाय, नेक्स्ट लेक्चर